हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं कॉलेज की जिंदगी में घटी 5 दोस्तों की अजीब सी सच्ची कहानियाँ जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ी बल्कि हर याद के साथ और ज्यादा डरावनी होती चली गई थी। हर कहानी के भीतर छुपा है एक नया रहस्य, एक नई दहशत और एक ऐसी सच्चाई जिन्हें जान लेने के बाद भी नींद भी सवाल करने लगती है। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं उस रहस्यमय कहानी की ओर जहां एक अनजानी गलती के कारण एक डरावना हादसा हुआ था जो किसी साये से कम नहीं था और जिसकी परछाई आज भी जिंदा है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सभी के एग्जाम खत्म ही हुए थे। शाम ढल रही थी। न्यूयॉर्क के घर के पीछे वाली सुनसान अपार्टमेंट में 5 दोस्त आग जलाकर बैठे थे। हंसी मजाक के बीच धीरे धीरे बात मुड़ गई उस हादसे की ओर जो उन्होंने कभी किसी से ठीक से कहे ही नहीं थे। और आज बारी उत्कल की थी। उत्कल का नाम कागज पर आते ही उस जगह पर अजीब सी हंसी गूंज उठी। सभी ने सोचा फिर से कोई मजाक ही होगा, क्योंकि शरारत करने में उत्कल महारथी था। उसके चेहरे पर वही पुरानी नटखट मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल वो अचानक चुप हो गया। उसकी मुस्कान गायब थी, आंखें नीचे झुकी हुई और उसने एक गहरी, काफी भारी सांस ली, जैसे सीने के अंदर कोई बोझ अचानक जाग गया हो। मजाकिया माहौल पलक झपकते ही बदल गया। हंसी की जगह अब बेचैनी थी। उत्कल ने फिर धीमे से कहा, इस एहसास के साथ कि मेरी एक छोटी सी डर भरी शरारत ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया था जिसका जिक्र करते हुए आज भी मेरी आवाज काम जाती है। तुम सबको तो पता ही है ना, कॉलेज हॉस्टल में मुझे सीट न मिलने की वजह से दूसरे पुराने हॉस्टल में मुझे शिफ्ट होना पड़ा था और यहीं से हमारी कहानी शुरू भी हुई थी। वो हॉस्टल जहाँ रातें काफी जल्दी अंधेरी हो जाती है, जहाँ गलियारे में हवा नहीं बल्कि और कोई चीज चलती है, जहाँ दरवाजे अपने आप बंद नहीं होते थे, उन्हें कोई और बंद करता था। अरे डरो मत, मैं सीनियर के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं वहां पहुंचा उसी रात पहली बार मंटी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया था, ये कमरा काफी दिनों के बाद भरा है। उत्कल ने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया। उसकी आवाज में वही पुरानी थरथराहट थी। उत्कल ने कहा, हमारे ग्रुप के लड़के काफी कम शिफ्ट हुए थे। 2-3 जगह मिलाकर बस 10 जन ही उस जगह पर सीट मिली थी। हॉस्टल वार्डन ने जो कमरा दिया था वो काफी पुराना था, बिल्कुल बुझा बुझा सा, लेकिन अंदर की सुविधाएं काफी ठीक थी। अटैच बाथरूम, बेड, अलमारी, सब कुछ था। उत्कल एक पल के लिए रुका, मानो अगला वाक्य उसके गले में अटक गया हो, लेकिन उसकी आंखें ऊपर उठी। वार्डन ने एक बात कही थी, इस कमरे की खिड़की मत खोलना, कभी भी नहीं, पुरानी है, रिपेयरिंग अभी बाकी है। उनके शब्द कमरे की हवा में भारी पड़ गई थी। मेरे ठीक बगल में एक स्टोर रूम था। जगह छोटी थी लेकिन उसके बारे में हर कोई यही बात करता था जैसे वहाँ कुछ है। सीनियर्स ने साफ साफ कह दिया था, उधर मत जाना, कभी भी मत जाना। उत्कल का चेहरा अंधेरे में गहरा हो गया। सीनियर्स ने हम पर रैगिंग शुरू कर दी थी। कहते तो थे ये मजाक है, पर हर रात हर नया टॉर्चर हमें मिलता था। कभी चुपचाप गलियारे में खड़े रहना, कभी स्टोर रूम के दरवाजे के सामने घंटों बैठना। हेम और मैं धीरे धीरे उस जगह के आदी हो रहे थे। उत्कल ने लंबी सांस ली जो डर से कांपती महसूस हो रही थी। हम दिन बीतते गए और हर रात, हर एक रात खिड़की की तरफ से एक अजीब आवाज आया करती थी। हम दोनों उसे नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि सच मानो अगर ध्यान देते तो शायद सो ही नहीं पाते।
उत्कल की आवाज काफी धीमी और खुरदुरी हो गई। वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, पता है, ऐसा लगता था जैसे कोई खिड़की के कांच को चाट रहा हो। धीरे धीरे लंबी जीभ से, और फिर उस लार को सूंघ रहा हो। और कुछ ऐसी आवाज से जैसे वो गंध उसे काफी पसंद हो। उत्कल ने गर्दन झुका ली। हम कभी बाहर नहीं देखते थे, कभी भी नहीं। और सच मानो लगभग 5 दिन वैसे ही गुजर चुके थे, और तभी वार्डन के घर में कुछ आपातकाल जैसा हुआ। वो 7 दिनों की छुट्टी पर चले गए थे। उनकी जगह हॉस्टल की जिम्मेदारी दी गई हमारे सबसे सीनियर रघु भैया को। ऊपर से देखने में रघु भैया काफी अच्छे इंसान लगते थे, पर बस लोगों के सामने ही असलियत तो कुछ और ही थी। उत्कल ने गहरी सांस ली और कहा, समझे? नहीं समझे ना? ठीक है, तुम ऐसे समझो किसी चोर को खुली तिजोरी की चाबी दे दी गई हो। वार्डन के जाते ही रघु भैया का असली रूप सबके सामने आ गया। कमरे में दारू, सिगरेट, तेज म्यूजिक और जरा सी भी फुर्सत मिलती तो नाच गाना। यह सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और सबसे ज्यादा डरावना था उनका रूटीन। हर रात हमारे ग्रुप के एक लड़के मांटी को स्टोर रूम के ठीक पास खड़ा कर देते थे, अंधेरे में, बिल्कुल अकेला, और हम सभी को अंदर से कमरे में बंद कर दिया जाता। बाहर उसकी चीख सुनाई देती, डर से कांपती, फटती हुई आवाज। उत्कल जब इस वाक्य तक पहुंचा, नेहा ने बीच में ही पूछ लिया, वो इतना चिल्लाता क्यों था? डर से? उत्कल अचानक चुप हो गया। हम सबको देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, एक शर्म, एक दहशत और एक अजीब मजाकिया नजाकत। वो धीरे से बोला, डर से नहीं यार, वो दर्द से चिल्लाता था, दर्द से। नेहा की आंखें फैल गई। दर्द मतलब? बाकी सबने मुंह दबाकर हंसने की कोशिश की, नो। लेकिन हंसी में भी एक अजीब सा डर छुपा था। उत्कल ने कहानी आगे बढ़ाई, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। हर रात खिड़की के पास से अजीब आवाजें आने लगी, काफी धीमी, इतनी हल्की कि पहचानना मुश्किल था। और पता है क्या हमें सुनाई देता था? उत्कल ने फुसफुसाते हुए कहा, इस आवाज में इतनी थकान थी, इतना दर्द, इतनी बेचैनी कि लगता था कोई काफी समय से खिड़की के पीछे ही कैद है। हम सबको लगता था ये सीनियर्स की रैगिंग होगी, कोई खेल होगा या फिर कोई मजाक ही होगी। लेकिन वो आवाज हर रात आया करती थी, और हर रात पहले से काफी साफ थी। और अजीब बात ये थी कि हमारे कमरे का कोई भी सीनियर उस हॉस्टल में उस वक्त होता ही नहीं था। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? हमारा हॉस्टल थोड़ी अजीब सी जगह पर था, ठीक 3 कोनों के रास्ते के संगम पर ही, एकदम एक सूनी क्रॉस रोड जैसी, जहां दिन में भी हवा उल्टी दिशा से बहती थी। हॉस्टल के बिल्कुल पास एक काफी बड़ा पेड़ था, काफी पुराना पेड़। रात होते ही ऐसा लगता मानो कोई उसकी ऊंची डाल पर उल्टा लटक कर हम सबको घूर रहा था। हमने खुद को समझाया, अरे छोड़ो यार, चमगादड़ होगा, पर मन में कहीं ना कहीं डर तो था ही ना। उत्कल हमेशा की तरह माहौल को हल्का करने के लिए निकल पड़ा और बोला, अरे यार, ये चमगादड़ भी ना अपने नाम को हमारे हालात से मैच कर देता है, और उसका सरनेम भी तो देखो, डर, चमगादड़। वो खुद ही डर पर जोर डालकर हंसा। है ना, बात सही है ना? हम सब भी हंस पड़े। सच कहे तो उस सुनसान माहौल में थोड़ी हंसी भी काफी कीमती लग रही थी।
रेशमा ने तुरंत पूछा। फिर क्या हुआ? उत्कल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया था। उस रात हादसा हो गया, ये कहते ही वो काफी चिंतित दिखाई दे रहा था। उसने कहना शुरू किया, शनिवार की रात थी। सीनियर ने जमकर पार्टी की थी और पता नहीं क्यों उन्होंने दूसरे कॉलेज के कुछ और सीनियर्स को भी बुला लिया था। और उन्हीं में से एक सीनियर जो खुद को रम का राजा कहता था, उन्होंने नशे में बोला, भाई रम पिएंगे पर नींबू से ही। अब उस रात घर में क्या नींबू पानी तक खत्म हो गया था, तो उन सब ने काफी प्यारा सा आदेश दिया, अबे जा बे नींबू लेके आ। तो 11 बजे रात में हम नींबू खोज दल बनाकर बाहर निकले। पूरी सड़क खाली, सारी दुकानें बंद और ऊपर से वो डरावनी आवाजें जिन्हें हम इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि नींबू नहीं मिला तो असली डर सीनियर्स से मिलने वाला था। इसी बीच कुत्तों ने भी हमारा साथ देने का फैसला कर लिया था। पूरी गली में हमें भौंक रहे थे, जैसे घोषणा कर रहे हो आज कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर ही रहेगा। पर अजीब बात यह थी कि काफी भौंकने के बाद भी एक भी कुत्ता हमारे पास नहीं आ रहा था। सब दूर खड़े थे, जैसे उन्हें पता था कि हमारे आसपास कुछ चल रहा है और वो भी उनसे दूरी बनाकर रख रहे थे। हम सब धीरे धीरे चल रहे थे, अध डरे हुए, अध हंसते हुए और दिल में ये सोचते हुए, आज या तो नींबू मिलेगी या फिर आज जान ही जाएगी। हमने पूरी बाजार, सारे कोने, हर गली देख ली, लेकिन कहीं भी नींबू नहीं मिला। गुस्सा, डर और थकान तीनों गर्दन पर बैठ चुके थे। तभी अचानक मोबाइल बजा। सीनियर्स की दहाड़ती हुई आवाज, अबे कहाँ मर गए, 12 बज रहे हैं, जल्दी वापस आ। नशा भी बाकी है। हमने एक दूसरे को देखा, नींबू तो नहीं मिला, अब बस डांट ही मिलनी थी। हम तीनों चुपचाप लौटने लगे। चारों तरफ अंधेरा इतना था जैसे हवा में कोई स्याही घुली हुई हो। और तभी तीसरे कोने वाले सुनसान रास्ते पर हम अचानक रुक गए। सड़क पर लाल कपड़े बिछे थे, गुलेल की तरह फैले हुए। उनके ऊपर 6 नींबू रखे हुए थे। हर नींबू पर ताजा गाढ़ा गीला सिंदूर लगा था और नींबू के नीचे आटे से अजीब सी आकृतियां बनाकर सजाई गई थी। कुछ आकृतियां इंसानों जैसी थी, कुछ जानवर जैसे और कुछ जिनका आकार समझाना भी मुमकिन नहीं है। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस भी धुएं में बदल रही हो। हमने नींबू को देखा और अगले ही पल हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नींबू मिल गया। हेम ने लगभग खुशी से झूमते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था, खुशी कम, लेकिन कुछ तो था जो अजीब था। हमने झुककर उन नींबू को उठाना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन सीनियर्स के डर ने हमें हिम्मत दे दी। और फिर जैसे ही आखिरी नींबू के साथ उस कपड़े को उठाया तो सब कुछ हवा में एक काफी धीमी आवाज तैर गई। इतनी धीमी कि समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज थी किसकी। हमने आसपास देखा, कोई नहीं था। सड़कें खाली, पैर बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई हमारे बिल्कुल पास खड़ा है। हमारे कान के पास कुछ बरबरा रहा है, कुछ मंत्र जैसा। हम घबरा कर तेजी से चलने लगे। दिल की धड़कनें जमीन तक सुनाई दे रही थी और अचानक पीछे कई सारे कुत्ते पागलों की तरह भौंकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जी जान बचाकर भाग रहे हों। लेकिन वो अजीब बात फिर से सामने आ गई। वो कुत्ते हमारी ओर नहीं आ रहे थे, वो भाग रहे थे हमारे पीठ के पीछे किसी परछाई से। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं, क्योंकि दिल के अंदर कहीं एक बेहद गहरी फुसफुसाहट उठ रही थी। ये नींबू उठाना सही था। हॉस्टल पहुंचते ही सारी हवा एकदम बदल गई। सीनियर्स नशे में धुत रोटी बनाने की नाटक कर रहे थे। पानी, राशन सब खत्म था। फिर भी हाथ पैर झुलाते हुए जूनियर्स को बोल रहे थे,
अबे रोटी बना, अबे तुरंत। नशा। हेम काफी गुस्से में आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। वो मन ही मन बड़बड़ाया, आटा ही नहीं है, ये बेवकूफ नशे में क्या बकवास कर रहे हैं। पर डर और गुस्से के मिले जुले उबाल में हमने वही किया जो शायद किसी होश में इंसान ना करे। हमने लाल कपड़े में लिपटी आटे जैसी उस वस्तु से ही रोटी बना दी। एक पल को कमरा बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया। हम सब अंदर ही अंदर कांप रहे थे। हम जानते थे ये सामान्य नहीं था। यहाँ कोई गलती, काफी बड़ी गलती हो चुकी थी। उत्कल ने भारी सांस छोड़ते हुए कहा, तो तुम लोग समझ भी नहीं सकते उस रोटी का गंध कैसा था। उसके शब्द धीमे हो गए, जैसे उस बात को याद करते ही उसके पेट में ममोर उठ रहा हो। हेम के कहने पर मैंने रोटी पलटते ही महसूस किया कि जैसे सड़ी हुई इंसानी मांस में कीड़े बिलबिला रहे हो। वही गंध, वही चिपचिपाहट, वही सांस रोक देने वाली सरहद। उफ। लेकिन सीनियर्स, वो तो उनमें ही मजे ले रहे थे। दारू, मीट और वो रोटी सब ऐसे खा रहे थे जैसे कोई नरक की दावत चल रही हो। हमारे रगों में सिहरन दौड़ गई। और तभी रोटी बनाते वक्त मुझे लगा खिड़की के कांच पर कोई अपना गाल चिपका कर खड़ा है। ना पास कि उसका धुंधला सांस के निशान कांच पर फैल रहा था और उसकी आंखें जैसे बिना पलके झपके हमारे हाथों को देख रहा हो। मैंने ठीक से देखा नहीं, लेकिन एकदम विवश चेहरा था, जैसा कुछ जो मुस्कान कम और भूख ज्यादा लग रही थी। मैं पत्थर बनकर वहीं खड़ा रह गया, हाथ ठंडे, दिल चुभता हुआ। और उसी वक्त रम का राजा भैया चीखता हुआ आया, ओए छोटे, पानी में नींबू डालकर पैक बना, मुझे स्वाद लेना है। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मेरी हथेलियां कांप रही थी। गुस्सा, डर दोनों एक साथ उबल रहे थे, क्योंकि जो नींबू हमने उठाए थे उनमें से किसी की भी खुशबू नींबू जैसी थी ही नहीं। मानो वो नींबू नहीं थे, उनके अंदर कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब भी खिड़की से हमें देख रहा था। मैं राजा भैया के पास गया, उनका और उनके साथियों का गिलास उठाया और चुपचाप किचन में चला गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। डर इतना था कि सांस भी अटक अटक कर निकल रही थी। किचन अंधेरा था, कानों में मकड़ी के जाले और गुस्से में नींबू निचोड़ रहा था। दांत भींच कर गालियां बरबराते हुए, कुत्ते साले। सच कहूं, मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने डर के मारे वहीं चूल्हे के पास वाले बकेट पर ही पेशाब कर दिया। उसी वक्त बाहर से राजा भैया की चीख जैसी आवाज आई, गर्म पानी में रम बनाना, बोलना नहीं। मेरी रूह कांप गई। गुस्सा, डर और अंदर जमा हुआ अपमान सब कुछ एक साथ फट पड़ा और मैंने गुस्से के मारे वही पेशाब वाला पानी धीरे धीरे दारों में मिला दिया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी पछतावे के। बाहर पूरी टोली नशे में धुत थी और वो लोग गंदी दारू की चुस्की लेकर ऐसे पी रहे थे जैसे कोई आसब का अमृत हो। अरे वाह, क्या मस्त दारू बनाई है तूने। नमक का स्वाद एकदम लाजवाब। और बना दे जल्दी। उनकी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या डर के मारे रो दूं। मैंने बहाना बनाया, गर्म पानी खत्म हो गया है भैया। पर मुझे क्या पता था, मेरी इस छोटी सी हरकत से अनजाने में ही एक काला सदियों पुराना रिचुअल पूरा हो चुका था। मंत्र से बंधा नींबू, मंत्र से बंधा आटा, दारू, मीट, गाली और पेशाब, ये 6 चीजें एक साथ आ जाए तो एक चुड़ैल, एक भूखा अंधेरा रात का दानव इस दुनिया में बुलाया जाया करता है। और उस रात अनजाने में मेरे हाथों से वो दानव को बुलाया गया था।
तभी मुझे लगा किचन के पीछे वाली दीवार से कोई काफी धीमी, काफी ठंडी सांस मेरे बिल्कुल कान के पास से गुजरी हो। बातों बातों में नशे में धुत राजा भैया लड़खड़ाते हुए कमरे के पीछे वाले बाथरूम की ओर चल गए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, किसी लड़की की पायल की बेहद धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। राजा भैया उस आवाज की तरफ मदहोश होकर मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगे, मानो जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वो खींचे जा रहे थे। आवाज उन्हें ले जाकर सीधे हॉस्टल की अंतिम छोर तक ले गई, जहां आमतौर पर कोई रात में खड़ा भी नहीं होना चाहता था। और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो वो खड़ी थी, चुड़ैल, पूरी की पूरी। वो चुड़ैल इंसानी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, मानो इंसान के ऊपर किसी और प्रजाति की खाल चढ़ा दी हो। उसका शरीर अजीब तरह से लंबा और टेढ़ा था। रीढ़ ऐसे बाहर निकली हुई थी जैसे किसी ने अंदर की हड्डियों तक निकालकर ऊपर की त्वचा को खींचकर चिपका दिया हो। उसकी गर्दन 3 जगह से मुड़ी हुई थी और इतनी पतली कि लगता था जैसे अभी टूट जाएगी। पर जब भी वो हिलती तो लगता था कि कोई कठपुतली हिल रही थी। लेकिन सबसे भयानक था उसका चेहरा मानो किसी ने गलती से लाश से फाड़ कर चिपका दी हो। आंखें गोल नहीं, ऊपर से नीचे लंबी, जैसे आंख का गोला किसी ने निचोड़ कर निकाल दिया हो। उसके खाली गड्ढों में काले गीले कीड़े सरक रहे थे और कभी कभी उन कीड़ों की पूंछ गालों से बाहर लटक जाया करती थी। नाक पूरी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने नाक को पकड़कर जोर से खींचकर फाड़ दिया हो। मुंह इंसानी जैसा नहीं था, वो कान तक फटा हुआ था और अंदर सिर्फ दांत ही दांत, मानो किसी ने सैकड़ों छोटे छोटे नुकीले कांच के टुकड़े मसूरों में गाड़ दिया हो। उस मुस्कान में सिर्फ खूनी लाल लार की धारा टपकती थी। उसके हाथ इतने लंबे कि वो जमीन पर रगड़ते हुए चलते थे, नाखून एक छुरा जैसा जो चलते वक्त दीवारों को खुरचते। उसका पेट फूला हुआ था और पास जाने पर अंदर से बच्चे की रोने जैसी दबी हुई पतली आवाजें सुनाई दिया करती थी। लेकिन सबसे भयानक था उसका चलना। वो 2 पैरों पर चलती नहीं थी, वो उल्टा पुल्टा चलती थी, कभी दीवारों पर, कभी चारों हाथ पैरों पर और कभी सिर्फ 2 हाथों पर। जहां भी जाया करते उसके पायल की छनक सुनाई दिया करती। और तभी वो राजा भैया के कान के पास जाकर अपनी उखड़ी हुई आवाज में फुसफुसाई, राजा भैया की आंखें फैल गई और उनकी चीख अंधेरे में कहीं चीर गई। हम सब भागते हुए वहां पहुंचे और जो दृश्य हमने देखा उसे याद करके आज भी मेरी सांस रुक जाया करती है। राजा भैया जमीन पर पड़े थे, कपड़े फटे हुए, शरीर नोचा हुआ था। उनकी जांघ, पेट का हिस्सा, सीना, उनकी होंठ, यहाँ तक कि उनका निजी हिस्सा भी फाड़ दिया गया था। खून मिट्टी में धंस रही थी और घास तक कांप रही थी। पास की झाड़ियों में कुछ तेजी से भागता हुआ दिखा, मानो कोई बड़ा दुबका हुआ जानवर काफी तेजी से, काफी असामान्य रूप से भाग रहा हो। हम सब तब्ध खड़े थे, एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे थे। राजा भैया का चेहरा पीला पड़ गया था, मुंह खुला, आवाज बिल्कुल गायब। और तभी मेरे बिल्कुल कान के पास, इतना पास कि सांस मेरी गर्दन को छू जाए, एक फुसफुसाहट उतरी। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कौन था, कहां से आया और कौन इतना पास था? मैं बिल्कुल चौंक गया था। लेकिन वहां सिर्फ हम थे और जमीन पर खून से लथपथ राजा भैया। एम्बुलेंस बुलाई गई, राजा भैया को उठाकर ले जाया गया। उपचारक ने हालत गंभीर बताई। हम सब सन्न हो गए। पूरा हॉस्टल पहली बार बिल्कुल शांत था। सीनियर्स, वार्डन, मालिक सब मिलकर कहानी को उलट पुलट कर ऐसा बहाना बना रहे थे कि कोई जांच पड़ताल ना हो।
सच कोई जानना ही नहीं चाहता था, लेकिन हमारे लिए ये तो बस पहली हल्की आहट थी। हम चुपचाप एक कोने में डूब के बैठे थे, सांस तक धीमी ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर जोर से सांस लेंगे तो वही चीज फिर से प्रकट ना हो जाए। उत्कल ने एक धीमी कांपती सांस छोड़ी, भारी आवाज में बोला, ये तो बस चुड़ैल का आगमन था। उसने जो तांडव किया वो तो अभी कहना बाकी है। सबकी आंखें उस पर टिक गई। नेहा ने कांपते हुए पूछा, मतलब कहानी अभी बाकी है? उत्कल ने हल्की धीमी हंसी हंस दी। उसमें डर भी था और शरारत भी। वो झुककर टेबल पर रखे नमकीन का पैकेट उठाया। उसने वो धीरे से खोला और पूरी खामोशी में कहा, हे यार, नमक कम है। उस जगह की हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे वही पुराना चुड़ैल हमारे बीच कहीं बैठकर मुस्कुरा रही हो। तो दोस्तों, यही थी हमारी कहानी। आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के पास अच्छी से अच्छी कहानियां ला पाऊँ। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।